प्रिय चरित्र कहानी मुंशी प्रेमचंद। सेठ लगनदास जी के जीवन की बगिया फली निहित थी। कोई ऐसा मानवीय आध्यात्मिक चिकित्सात्मक प्रयत्न न था जो उन्होंने न किया हो। यूं शादी में एक पतिव्रत के लायक थे, मगर जरूरत और आग्रह से विवश होकर एक दो नहीं 5 शादियां की। यहाँ तक कि उम्र के 40 साल गुजर गए और अंधेरे घर में उजाला न हुआ। बेचारे बहुत रंजीदा रहते। यह धन संपत्ति, यह ठाठबाद, यह वैभव और यह ऐश्वर्य क्या होंगे, मेरे बाद इनका क्या होगा, कौन इनको भोगेगा, इस ख्याल में बहुत अफसोसनाक था। आखिर यह सलाह हुई कि किसी लड़के को गोद लेना चाहिए, मगर यह मसला पारिवारिक झगड़ों के कारण सालों तक स्थगित रहा। जब सेठ जी ने देखा कि बीवियों में अब तक बदसूरत कसमस हो रही हैं, तो उन्होंने नैतिक साहस से काम किया और एक होनहार अनाथ लड़के को गोद लिया। उसका नाम रखा गया मगनदास। उसकी उम्र 5-6 साल से ज्यादा न थी। भला का जहीन और जमींदार, मगर औरतों सब कुछ कर सकती, दूसरे के बच्चे को अपना नहीं सकती। यहाँ तो 5 औरतों का साझा था। अगर एक उसे प्यार करती तो बाकी 4 औरतों का फर्ज था कि उसे नफरत करें। हाँ, सेठ जी उसके साथ बिल्कुल अपने लड़के की सी मोहब्बत करते थे। पढ़ाने को मास्टर रखे, सवारी के लिए घोड़े, रईसी ख्याल के आदमी थे। रागा रंग का सामान्य भी मुहैया था। गाना सीखने का लड़के ने शौक किया तो उसका भी इंतजाम हो गया। गरज जब मगनदास जवानी पर पहुंचा तो रईसाना दिलचस्पियों में उसे कमाल का हासिल था। उसका गाना सुनकर उस्ताद लोग कानों पर हाथ रखते। सहसवार ऐसा कि दौड़ते हुए घोड़े पर सवार हो जाता। ढील ढोल शक्ल सूरत में उसका सा अलबेला जवान दिल्ली में कम होगा। शादी का मसला पेश हुआ। नागपुर के करोड़पति सेठ मक्खनलाल बहुत लहराए हुए थे। उनकी लड़की से शादी हो गई। धूमधाम का जिक्र किया जाए तो किस्सा वियोग की रात से भी लंबी हो जाए। मक्खनलाल का उसी शादी में दिवाला निकल गया। इस वक्त मगनदास से ज्यादा ईर्ष्या के योग्य आदमी और कौन होगा। उसकी जिंदगी की बहार उमंगों पर भी और मुरादों के फूल अपनी शबनमी ताजगी में खिलकर हुस्न और ताजगी का समा दिखा रहे थे। मगर तकदीर की देवी कुछ और ही समापन कर रही थी। वह सैर सपाटे के इरादे से जापान गया हुआ था कि दिल्ली से खबर आई कि ईश्वर ने तुम्हें एक भाई दिया है। मुझे इतनी खुशी है कि ज्यादा अरसे तक जिंदा न रह सकूं। तुम बहुत अच्छे लौट आओ। मगनदास के हाथों से तार का कागज छूट गया और सर में ऐसा चक्कर आया कि जैसे किसी ऊंचाई से गिर पड़ा है। मगनदास का किताबी ज्ञान बहुत कम था, मगर स्वभाव की सज्जनता से वह खाली हाथ न था। हाथों की उदारता ने, जो समृद्धि का वरदान है, हृदय को भी उदार बना दिया था। उसे घटनाओं की इस कायापलट से दुख तो जरूर हुआ। आखिर इंसान ही था, मगर उसने धीरज से काम लिया और एक आशा और भय की मिलीजुली हालत में देश को रवाना हुआ। रात का वक्त था। जब अपने दरवाजे पर पहुंचा तो नाच गाने का महफिल सजी देखी। उसके कदम आगे न बढ़े। वह लौट पड़ा और एक दुकान के चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। इतना तो उसे यकीन था कि सेठ जी उसके साथ भी मनसी और मोहब्बत से पेश आएंगे, बल्कि शायद अब और भी कृपा करने लगे। सेठानी भी अब उसके साथ गैरों का सा बर्ताव न करेगी। मुमकिन है मजली बहू जो इस बच्चे की खुशनसीब माँ थी, उसने दूर दूर रहे, मगर बाकी चारों सेठानियों की तरफ से सेवा सत्कार में कोई शक नहीं था।
उनकी डाह से वह फायदा उठा सकता था। उसके स्वाभाविक से यह गवार न किया कि जिस घर में मालिक की हैसियत से रहता था, उसी घर में अब एक आश्रित की हैसियत से जिंदगी बसर करें। उसने फैसले कर लिया कि सब यहाँ रहना न मुनासिब है, न मसलहत, मगर जाऊं कहाँ। न कोई ऐसा फन सीखा, न कोई ऐसा इल्म हासिल किया। इसने रोजी कमाने की सूरत पैदा होती रईसाना दिलचस्पियाँ उसी वक्त तक कद्र की निगाहें से देखी जाती हैं जब तक कि वे रईसों के आभूषण रहें। जीविका बनकर वे सम्मान के पद से गिर जाती हैं। अपनी रोजी हासिल करना तो उसके लिए कोई ऐसा मुश्किल काम न था। किसी सेठ साहूकार के यहाँ मुनीम बन सकता था, किसी कारखाने की तरफ से एजेंट हो सकता था, मगर उसके कंधे पर एक भारी जुआ रखा हुआ था। उसे क्या करें? एक बड़े सेठ की लड़की जिसने लाड प्यार में परवरिश पाई, उसने यह कंगाली की तकलीफें क्यों कर झेली जाएगी? क्या मक्खनलाल की लाडली बेटी एक ऐसे आदमी के साथ रहना पसंद करेगी जिसे रात की बेटी का भी ठिकाना नहीं? मगर इस फिक्र में अपनी जान क्यों खपाऊं? मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की। मैं बराबर इनकार करता रहा। सेठ जी ने जबरदस्ती मेरे पैरों में बेड़ी डाली है। अब वही इसके जिम्मेदार हैं। मुझसे कोई वास्ता नहीं। लेकिन जब उसने दोबारा ठंडे दिल से इस मसले पर गौर किया तो बचाव की कोई सूरत नजर न आई। आखिरकार उसने यह फैसला किया कि पहले नागपुर चलें, जरा उन महारानी के तौर तरीकों को देखूं, बाहर उसके स्वभाव की मिजाज की जांच करूं। उस वक्त तय करूं कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर रहीसी की भू उनमें दिमाग से निकल गई और मेरे साथ रूखी रोटियां खाना उन्हें मंजूर है तो इससे अच्छा फिर और क्या। लेकिन अगर वह अमीरी ठाट बाट के हाथों बिकी हुई हैं तो मेरे लिए रास्ता साफ है। फिर मैं हूँ और दुनिया का गम। ऐसी जगह जाऊँ जहाँ किसी परिचित से सूरत सपने में भी न दिखाई दे। गरीबी की जिल्लत नहीं रहती अगर अजनबियों में जिंदगी बसर की जाए। यह जानने पहचानने वाले की कनखियाँ और कनबतियाँ हैं जो गरीबी को यंगना बना देती हैं। इस तरह दिल में जिंदगी का नक्शा बनाकर मगनदास अपना मर्दाना हिम्मत के भरोसे पर नागपुर की तरफ चला, उस मल्लाह की तरह जो किश्ती और पाल के बगैर नदी की उमड़ हुई लहरों में अपने को डाल दे। शाम के वक्त सेठ मक्खनलाल के सुंदर बगीचे में सूरज की पीली किरणें मुरझाए हुए फूलों से गले मिलकर विदा हो रही थी। बाग के बीच एक पक्का हुआ कुआं था और एक मोलसीरी का पेड़। कुएं के मुंह पर अंधेरे की नीली सी नकाब थी। पेड़ के सिर पर रोशनी की सुनहरी चादर। इसी समय एक नौजवान थका मांदा कुएं पर आया और लोटे से पानी भरकर पीने के बाद जगह पर बैठ गया। मालिक ने पूछा, कहाँ जाओगे? मक्खनदास ने जवाब दिया कि जाना तो था बहुत दूर, मगर यहीं रात हो गई, यहीं कहीं ठहरने का ठिकाना मिल जाएगा। मालिन, चले जाओ, सेठ जी की धर्मशाला में बड़े आराम की जगह है। मगनदास, धर्मशाला में तो मुझे ठहरने का कभी संयोग नहीं हुआ। कोई हर्ज न हो तो यहीं पड़ा रहूं। यहाँ कोई रात को रहता है? मालिन, भाई मैं यहाँ ठहरने को न कहूँगी। यह भाई जी की बैठक है। झरोके में बैठक सैर किया करती। कहीं देख भाल ले तो मेरे सिर पर एक बाल भी न रहे। मगनदास, भाई जी कौन? मालिक, यही सेठ जी की बेटी इंदिराबाई। मगनदास, यह गजरे उन्हीं के लिए बना रही हो क्या? मालिन, हाँ, और सेठ जी के यहाँ की कौन फूलों के गहने बहुत पसंद करती हैं। मगनदास, शौकीन और मालूम होती हैं। मालिन,
भाई यही तो बड़े आदमियों की बातें हैं। वे शौक न करें तो हमारा तुम्हारा निवाह कैसे हो, और धन है किस लिए? अकेली जान पर 10 लोरियां हैं। सुनो करती थी कि भगवान आदमी का हल भूत जोतता है। वह अपनी आंखें देखा, आप पंखा चलाने लगे। आप सारे घर में एक दिन का सारा उजाला हो जाए। तुम झूठ समझते होंगे, मगर मैं आंखें देखी बात करती हूँ। उस गर्व की चेतना के साथ जो किसी नादान आदमी के सामने अपनी जानकारी के बयान करने में होता है। बूढ़ी मालिन अपनी सर्वज्ञता का प्रदर्शन करने लगी। मगनदास ने उकसाया होगा, भाई बड़े आदमी की बातें निराली होती हैं। लक्ष्मी के बस में सब कुछ है, मगर अकेली जान पर 10 लोरियां समझे में नहीं आता। माली ने बुढ़ापे के चिड़चिड़ेपन से जवाब दिया, तुम्हारे समझ मोटी हो तो कोई क्या करें। कोई पान लगाती हैं, कोई पंखा जलती हैं, कोई कपड़े पहनाती हैं। 2000 रुपये में तो सेठ गाड़ी आई थी। चाहो तो मुँह देख लो, उस पर हवा खाने जाती हैं। एक बंगालियन गाना बजाना सिखाती हैं। मैम पढ़ाने आती हैं। शास्त्री जी संस्कृत पढ़ाते हैं। कागज पर ऐसी मूर्त बनाई है कि अब बोली और बोली दिल की रानी है। बेचारी के भाग फूट गए। दिल के सेठ लगनदास के गोद के लिए हुए लड़के से ब्याह हुआ था, मगर राम जी की लीला 70 वर्ष के मुर्दों को लड़का दिया। सांवली आई हैं, तब से बहुत उदास रहती हैं। एक दिन रोती थी। मेरे सामने की बात है। बाप ने देख लिया, समझाने लगे, लड़की को बहुत चाहते हैं। सुनती हूँ दामाद को यही बुलाकर रखेंगे। नारायण करे मेरी रानी दूधो नाय फूतो फले। माली मर गया था। उन्होंने आड़ न ली होती तो घर भरे के टुकड़े मांगती। मगनदास ने एक ठंडी सांस ली। बेहतर है अब यहाँ से अपनी इज्जत आबरू लिए हुए चल दो। यहाँ मेरा निबाह न होगा। इंदिरा रईसजादी हैं, तुम इस काबिल नहीं हो कि उसके शोहर बन सको। मालिन से बोला, तो धर्मशाला में जाता हूँ, जाने वहाँ खाट वाट मिल जाती है कि नहीं, मगर रात ही तो काटनी है, किसी तरह कट जाएगी। रईसों के लिए मखमली गद्दे चाहिए, हम मजदूर के लिए पुआल ही बहुत हैं। यह कहकर उसने रोटियां उठाई और ठंड संभाला और गद्दे